नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न ऑफिसर्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 लाइट का कर रखा है ना। आप अगर आपने जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप पार्ट 1 को पूरा देखिए, क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये सारे जो हमारे जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बीपीएससी के, बीपीएससी पीटी या एईडीओ या बीएसएससी सीजीएल या +2 लेवल पे और या बिहार दरोगा में अगर आप देखेंगे तो लाइट और ऑप्टिक्स से भर भर के सवाल आते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग लाइट के जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ये आप इसको ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो हम लोग आपने इस सीरीज में बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने जहां तक खत्म करा था उसके बाद हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों आप पहले ये गौर से इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम, एक लेजर लाइट है, तो देखिए इसका पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ नहीं होता है, एक रिफ्लेक्शन की तरह ही है, लेकिन बस इसमें मीडियम का डिफरेंस हो जाता है। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा एरिया होता है जहां पर का जो कंडीशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है, यानी इधर का कंडीशन इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि ये एयर है ना, एयर एक अनदर मीडिया है और ये हमारा ग्लास है। ये हमारा क्या है? ग्लास है। ये हमारा क्या है? ग्लास है। जब लाइट दोस्तों एक मीडियम से, यानी मीडियम 1, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो होता क्या है ना कि चूंकि एक रेयरर मीडियम है, ये क्या है? रेयरर मीडियम है, यानी इसमें मींस जो इसकी जो डेंसिटी है बहुत ही कम है और ये एक डेंसर मीडियम है। ये एक डेंसर मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है या मूव करती है, तो इसके स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। इसके स्पीड में इसको यहां से जाना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या है? ये ऐसे करके क्या हो जाएगा? अपना पाथ को डेविएट कर लेता है ना। ये अपने पाथ में चेंज लेके आता है। ऐसे मान लीजिए अगर इसको हम पूरा एक ग्लास स्लैब बनाएंगे, है ना, पूरा एक हम लोग इसको ग्लास स्लैब ऐसे करके बनाते हैं, तो यहां पर क्या होगा? यहां तक तो ये जो लाइट है इस ग्लास स्लैब में, आप इसको एक मिनट अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपने ये पाथ को ना जा करके इस पाथ से ट्रैवल करेगी, है ना। अब यहां पे देखिए, फिर इसे यहां पे मीडियम क्या हो रहा है? चेंज है। अब जो लाइट है डेंसर से, डेंसर मीडियम से अब लाइट कहां आ रही है? डेंसर मीडियम से अब लाइट जो है रेयरर मीडियम में वापस आ रही है। तो इसका जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसका जो स्पीड ऑफ लाइट है और इसका स्पीड ऑफ लाइट सेम हो जाएगा। बस फर्क क्या पड़ा कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो क्या हो रहा है? मीडियम का चेंज होने के कारण लाइट के स्पीड में कमी आ जा रही है या चेंज हो जा रहा है। देखिए चेंज का मतलब कम या ज्यादा दोनों होता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। आप इस इमेज में बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे चल के। रिफ्रैक्शन जो होता है एक लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है ना। रिफ्रैक्शन से बहुत सारे फिनोमेना अभी हम लोग अभी आगे हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, जिससे पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसमें बहुत सारे
क्रियाकलाप, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे फेनोमेना देखने को मिलते हैं दोस्तों, है ना। तो होप आपको ये रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, रिकैप कर लेते हैं। व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज अ चेंज इन द स्पीड या चेंज इन द पाथ और डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप इस इमेज पे आइए दोस्तों, देखिए एक इंसिडेंट रे ऑलरेडी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में देखा था। देखिए ऐसा नहीं होगा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अलग अलग, दोनों सुनने में सेम लगता है लेकिन दोनों अलग अलग है। लेकिन एक चीज बाकी बच्चों हमेशा गलत करते हैं, देखिए कभी भी किसी चीज का अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना तो उसके साथ साथ में रिफ्लेक्शन भी होता है। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उनका मानना गलत है। आप अगर कोई चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 99% केसेस में देखा जाता है कि उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे कि इस इमेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है और इसके बाद यहां से रिफ्लेक्टेड हो रही है, यहां से रिफ्लेक्टेड हो रही है। ये जो है हमारा ऑलरेडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था। और ये देखिए यहां से जो लाइट है अपने पाथ को इसको ऐसे जाना था, है ना, स्पीड इसका सेम ऐसे था, लेकिन चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम होने के कारण, डेंसर मीडियम होने के कारण लाइट का स्पीड है घट जाता है। ऐसे भी आप देखिए, आप खुली सड़क है, खुली सड़क पे आप रफ्तार आपका क्या होता है, बाइक का तेज होता है। लेकिन वही अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है यानी डेंस पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो आपका जो गाड़ी का जो रफ्तार होगा वो थोड़ा सा कम जाएगा, है ना। आप जाएंगे लेकिन क्या हो जाएगा, आपका स्पीड कम जाएगा। तो बस वही सेम जो प्रिंसिपल है इस पे ही लागू होता है। यहाँ पे चूंकि रेयरर मीडियम है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, इसके कारण से स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है, डिफरेंस आता है और इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन के दो लॉज भी होते हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं। पहला वो लाइट रिफ्लेक्शन के लॉ से मिलता जुलता है, जैसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। और ये हमारा नॉर्मल जो 90 डिग्री का होता है वो होता है ना। तो सबसे पहला जो लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे जो होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल इंसिडेंट एट अ पॉइंट, है ना, नॉर्मल ड्रॉन एट इंसिडेंट, drawn at incident point, incident point, है ना, incident point always lie in the same plane, always lie in the same, always lies in the same plane। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करिएगा, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, ये पार्ट 2 में हम लोग अभी देख रहे हैं। ये इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में लाई करता है ना। ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करता है ना। दूसरा जो इसका लॉ होता है उसको हम लोग पॉपुलरली कहते हैं स्नेल्स लॉ। उसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, है ना। ये बीपीएससी का एक फेवरेट जोन है दोस्तों क्वेश्चन पूछने का, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ बोलता है फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर अ गिवन color of light, for a given color of light, the ratio
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? इज कांस्टेंट। वो क्या होगा? कांस्टेंट होता है। ये हम इसको ध्यान में रखेंगे। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, पढ़ेंगे, ये जो म्यू होता है यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आप स्टार मार करके लिखिए। इसी को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसको हम लोग देखिए, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया हम लोगों ने। तो स्नेल्स लॉ, तो दो लॉज हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहला होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो होता है, और जो भी एक सेम, ऑलवेज सेम पॉइंट पे लाई करेगा, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ हम लोगों ने क्या देखा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बता रहा हूं, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसी को हम लोग दूसरा नाम में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ये हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। इसी के क्रम में एक देखो, मेरे को अभी मैं याद कर पा रहा हूं, एक टर्म और होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है? म्यू बराबर सी अपॉन वी। अब बोलेगा सर ये मास्टर ये क्या पढ़ा दिया यार, है ना, ये क्या पढ़ा दिया? देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या, इसको ऐसे करके सी हम लोग किसको बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, है ना। ये यानी स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई और मीडियम को कंपेयर करेंगे तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके बताता है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे जो ये जो म्यू है ना बॉस, ये अगर ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो इसको 1:2 नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, पहले नीचे वाला पढ़ते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। जैसे कि मान लो एक ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है, यहां से लाइट ऐसे गया, रिफ्रैक्ट हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट है मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया। तो एयर, जैसे मान लो यहाँ पे एयर है, चलो छोड़ो एयर नहीं, इसको वाटर मानते हैं, है ना। वाटर ये है, ये वाटर है और ये ग्लास है, दोनों डेंसर है। ये इसको हम लोग, एक मिनट, इसको हम इरेज करता हूं, ये वाटर है और ये ग्लास है। अब तुम बताओ, दिमाग लगाओ, वाटर में, ग्लास में डेंसर कौन होगा? एब्सोल्यूट बात है कि ग्लास डेंसर होगा। तो अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पढ़ते हैं, इसके हिसाब से जैसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो जिसका रहेगा उसको नीचे रखेंगे, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ग्लास का रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अलग होगा, है ना। तो ये चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन, तो हमेशा याद पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। फिर से बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें इससे ज्यादा कुछ, ये फॉर्मूला याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, है ना। इन द यहाँ पे गिवन छूट गया है ना, इन द गिवन मीडियम, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये स्नेल्स लॉ से डिराइव होता है ना। अब जैसे एक चीज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब बात निकल ही गई है तो बताता हूं, है ना। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्रॉपर्टी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्रॉपर्टी होता है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये डिक्रीज करेगा, है ना। जैसे कि वेवलेंथ बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, ये वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेशन में होता है। वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है ना। जैसे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का क्या होगा, घटेगा, है ना। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, विबजियोर, है ना, इसका नाम सुना होगा तुम लोग, है ना, विबजियोर। यानी रेड का क्या होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, है ना। ये उल्टा चलेगा सर, रेड का हमको पता है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, हम लोग जानते हैं ना जी कि वेवलेंथ नीचे रुके क्या होता है, इंक्रीज करता है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। इसको बोलते हैं लैम्बडा, लैम्बडा, इस साइन को क्या बोलते हैं, लैम्बडा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे मेजर करते हैं, लैम्बडा से करते हैं। तो रेड कलर का सबसे ज्यादा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ये 2-3 बार तुम ये वीडियो लेक्चर को जब सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने जैसे कि बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होता है ना। ये हमेशा चेंज होता है। अच्छा, टेम्परेचर के साथ भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ये याद रखना। टेम्परेचर अगर चेंज होगा ना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा। मैं तुम लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम एग्जाम में जाकर कोई ब्लंडर ना कर दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे मेजर करता है, किस पे डिपेंड करता है ना। ये सब क्वेश्चन आजकल बीपीएससी पूछ रहा है, बीपीएसएससी पूछता है, बिहार दरोगा में ये सारा क्वेश्चन पूछेगा। अभी डीएसओ का पेपर जाकर के देखो, बीपीएससी के द्वारा लिया गया है। आने वाला जो एग्जाम है एईडीओ का है, उस सब में तुमको देखो ये सारा चीज तुमको पूछेगा, है ना। तो वहां पे जाकर के ये मत बोलना मास्टर तुम हमको ये नहीं पढ़ाया था, मास्टर वो नहीं पढ़ाया था। तुम इस वीडियो को 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर इसे 5 बार अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस बार तुमको करना है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देना, ये थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है ना। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं। ये सिस्टम कभी कभी क्रैश होता है ना, इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। चलिए, हम लोगों ने अभी तक ये सारे चीज को देख लिया है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शंस। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शंस से इस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सेक्शन है इससे तुमको देखो बीपीएससी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जिसमें साइंस पूछेगा बिहार में, उसमें ये सारा चीज एकदम आएगा ही आएगा। इसको तुम स्टार मार करके पढ़ो, इसको तुम स्किप नहीं कर सकता है ना। रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है जो पहले है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
इसको समझ लेते हैं। क्यों पूछ देगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, तो तुम जाकर देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में PYQs में कि ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज काउज्ड बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ऐसे कर करके तुमको देगा। तो वहां पे तुमको क्या मार्क क्या है, तुमको रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार देखो क्या होता है ना, मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बस तुमको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखो हमारा ये अर्थ है ना, और स्टार हमारा यहाँ है, और ये हमारा अर्थ के साथ साथ ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। अब देखो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, तो लाइट यहाँ पर तुम्हारे को आएगा, लेकिन जब ही जैसे ही, और तुम यहाँ से खड़ा होकर के क्या कर रहा है, देख रहा है, तो जैसे ही ये आएगा तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, लाइट स्टार वाला प्रवेश करेगा, तो होगा क्या, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं है, ये कभी हवा, कभी बादल, कभी डस्ट पार्टिकल इधर आते रहता है तुम्हारे, और ये बहुत डेप्थ तक की तुमको है ऐसे ऐसे। तो लाइट का जो, इसको माइक्रोस्कोप करके देखो तो लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल वहां पे करती है। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही करता, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, और जब तुम इसको फाइनली जब तुम देखेगा तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि वो क्या हो रहा है, तारा क्या है, चमक रहा है। एक्चुअल में चमक नहीं रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, यहाँ पर एक अनदर मीडियम है, वैक्यूम से क्या हो गया, डेंसर मीडियम में आया, है ना। तो यहाँ पे जब भी चेंज इन मीडियम होता है, जब लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो होप तुमको समझ में आया होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार क्यों इसको बोलते हैं। तुम सुबह सवेरे देखेगा तो सन का शेप तुमको ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा ओवल टाइप का दिखेगा। तो ओवल शेप ऑफ सन जो होता है, ये भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है ना। ये कैसे, ये भी उसी के कारण है। जैसे सन ऑल्सो ए स्टार, तो हमारा जो सन है वो एक्चुअल में तो है सर गोल है, स्फेयर है, स्फेरिकल शेप में, लेकिन जब हम लोग देखते हैं सुबह में या शाम में तो वो बड़ा दिखता है, या फिर ओवल शेप का ऐसा तुमको दिखेगा। अगर तुम गौर से देखेगा तो ओवल शेप, बिकॉज ये भी क्या होता है ना कि जो लाइट हमारे आंखों पर आ रहा है, हमको पता है कि जो हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा हमारा जो अर्थ है, जब सन जो है हॉरिजन के नीचे चला जाता है, उसको, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सनसेट। और जब सन ऊपर आ गया है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सनराइज बोलते हैं। तो तुम देखोगे कि शाम में ये क्या होता है, हम लोग इस पे स्पेशली अभी देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इसको हम डेप्थ में कवर करेंगे कि कैसे हमारा आसमान लाल दिखता है सुबह और सवेरे, लालिमा आसमान में क्यों रहता है ना। सन ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, और वही सन जो दोपहर में देखते हैं तो वो सन हमारा एकदम व्हाइट लाइट दिखता है। और सुबह शाम में देखो, अभी छठ का पर्व गया, छठ पर्व में देखोगे तो सुबह शाम में जो सूर्य होगा वो एकदम लाल दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। लेकिन वही सन को तुम 12-1 बजे देखो तो वो क्या हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा, हम लोग अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखेंगे, है ना। इसका अभी बस तुमको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट समझा करके तुमको एग्जाम निकलवाना है, इसीलिए फैक्ट तुमको याद करो। सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से फैक्ट को याद करेगा। तुम अगर रटना नहीं जानते हो, सिर्फ समझना जानते हो, तो तुम्हारे लिए भैया PhD का डिग्री है, उसमें जाकर तुमको जितना समझना है करते रहो, PhD करते रहो, मास्टर्स करते रहो। लेकिन तुमको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये इसको डिमांडिंग, जो सिलेबस डिमांड करता है, जो भी बिहार का जो साइंस का जो सिलेबस है बिहार एग्जाम्स में, AEDO हो गया, BPSC हो गया, BPSC दरोगा हो गया, BPSSC दरोगा हो गया, है ना, CGL हो गया, वो सब में जो डिमांडिंग है मैं बस उतना ही बताऊंगा। इसलिए वहां पर कमेंट में जाकर के ये मत बोलना कि सर तुमने ये नहीं बताया मास्टर, तुमने वो नहीं बताया, है ना। तो तुमको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है ना। तो ये सारी चीजों को देखते हो। अच्छा, रिफ्रैक्शन का एक और एग्जांपल है, जैसे कि तुम अगर स्विमिंग पूल गया होगा, गर्मी के दिन में अगर वाटर पार्क वगैरह या स्विमिंग पूल देखोगे तो उसमें पानी हमेशा नीला दिखेगा। एक्चुअल में नीला नहीं रहता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है। वाटर क्या होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर ट्रांसपेरेंट होने का उसका जो सरफेस है उसको सबसे पहले वो लोग क्या कर देगा, नीला पेंट कर देता है ना। एक्चुअल में उसका सरफेस ब्लू रहता है, इससे तुमको पानी नीला दिखता है ना। देखोगे जब तुम यहाँ पे अगर खड़ा हो गया, अगर तुम यहाँ पे खड़ा होकर के ऐसे देख रहा है, इसमें तो तुमको दिखेगा ना, कह रहे ये तो गहराई इसकी इतना ही है। इसके एक्चुअल में तुम ना ये हल्का सा अपने सरफेस से एबव दिखेगा, है ना। लगेगा कि इसका जो
तल है, इसका जो सरफेस है, जो बॉटम है, एकदम यहाँ पर तुमको दिखेगा। तुमको लगेगा कि बस जरा सा गहरा ही तो है, और तुम क्या कर दोगे, ना कुछ आए देखोगे ना बाएं देखोगे, तुम छलांग मार दोगे। और जब तुम छलांग मारोगे तो तुम करोगे ढेचू ढेचू, और तुमको दिखेगा कि तुम यहाँ पर डूबने लगे। बिकॉज ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। ये सब देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन एक नकली दुनिया तुमको तुम्हारे आंखों को भ्रम में डाल देती है ना। इसका एक उदाहरण और देखो, तुम अपने घर में भी कर सकते हो। शीशा का गिलास लो, है ना, शीशा के गिलास के नीचे गिलास में एक सिक्का, ऐसे 5 रुपया 10 रुपए का सिक्का रखो, है ना, और तुम इसमें ऐसे पानी दे रख दो, है ना। तुमको लगेगा, और तुम जब यहां से देखेगा तो तुमको यहाँ पे क्या दिखेगा, तुमको लगेगा कि सिक्का यहाँ पर है। तुम यहाँ पे जब हाथ डाल के देखेगा और एक आंख और दूसरे साइड से देखते रहो कि तुम्हारा हाथ जा कहाँ रहा है। तुमको ऊपर से देखेगा तो लगेगा कि तुम शीशा तो पकड़ लिया, है ना, तुम तुरंत थोड़ा सा उंगली डालेगा, शीशा सिक्का निकल गया। लेकिन तुम यहां से देखेगा तो तुम्हारा हाथ यही होता है। एक्चुअल में आंखों का भ्रम होता है ना। तो यही एग्जाम्पल होता है रिफ्रैक्शन का, कि तुमको सिक्का जो है ऊपर दिखेगा, ये तुम्हारा इसका तल जो है ऊपर दिखेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है नदियों में, है ना, समुद्र में मछलियां ऊपर दिखती हैं, लेकिन जब जाल फेंकोगे तो कोई मछली नहीं पकड़ेगा। एक्चुअल में वो तुम्हारा आंखों का भ्रम हो रहा है। और ये सब भ्रम का जो बादशाह है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि ये लाइट जो है ना, लाइट का जो स्पीड है घट जाने के कारण, जो लाइट को इमेज यहां बनाना चाहिए था, इमेज फॉर्मेशन याद करो, हम लोग तुमको पढ़ाए थे, इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट का क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। तुम यहां से जब देखेगा, तुम्हारा आंख से जब लाइट चला यहाँ, या फिर यहां से जो लाइट चला, ये डिफरेंस होने के कारण इमेज का कट यहीं पे लग जाता है ना। अगर इसको तुम गौर से देखेगा, अगर ये पानी है तो जब तुम्हारे आंख से जब रोशनी, या फिर यहाँ सिक्का से जब ये लाइट तुम्हारे आंखों पर जा रहा है, तो है ना, ये यहीं पे कट करता है, इसी कारण से ये तुमको रेज दिखता है। वही सेम कॉन्सेप्ट स्विमिंग पूल में लागू होता है, मछली वाला पे लागू होता है। तो ये सब के कारण ये कभी कभी की एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी क्या हर बार पूछेगा, रिफ्रैक्शन से सवाल आएगा। तो तुमको पता है जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो तुमसे थ्योरी, थेसिस और न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं। तुमसे सबसे ज्यादा क्या पूछेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। तुमको साइंस पढ़ तो लिए, लेकिन क्या तुमको साइंस अप्लाई करना आ रहा है भी कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, वो तुमको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स हो गया किसका, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन के कारण सितारा चमकता है, रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है। तुम एक चीज और देखोगे, इसको तो तुम घर में भी करके देखते हो, एक पेन डालो, है ना, तुम यहाँ पे पेन तो तुम्हारा ऐसा लगेगा, लेकिन जब इसका इमेज देखेगा लगेगा कि आधा कटा हुआ है ना। तो ये चीज इसके कारण, बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ये किसके कारण हुआ, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। ये किसके कारण हो गया, रिफ्रैक्शन के कारण। तो होप तुमको रिफ्रैक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। रिफ्रैक्शन को हमने इन डेप्थ बता दिया, और तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ वैसा तुम्हें लगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम इसको कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजों को हो गया। तब हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। रिफ्रैक्शन का ही एक अनदर टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग अभी आगे देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी जो होता है, इसका नाम में रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये इसको हम लोग TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता रिफ्रैक्शन के कारण ही है ना। ये होता क्या है, रिफ्रैक्शन के कारण ही है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी में हम लोग का क्या फॉर्मेशन, इसी के कारण हमारा मिराज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मिराज। जो तुमको क्या बोलते हो, मृग, हिंदी में मारीचिका। इसको क्या बोलते हैं, मृग मारीचिका। मतलब तुमको ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, मूवीज वगैरह में जब तुम देखोगे तो उसमें होता है क्या, कि जब कोई रेगिस्तान में होता है ना, तो उसको एक्चुअल में ऐसे मान लो तुम रेगिस्तान में, तो उसको हर जगह ओएसिस दिखता है। ओएसिस का मतलब क्या होता है, उसको लगेगा कि यहीं बस इतना दूर में ही पानी है। एक्चुअली पानी कहीं और था, है ना, पानी कहीं और होता है। वो एक्चुअल में एटमॉस्फेयर एक हमारा क्या है, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन करता है। इसके कारण से जो वाटर का जो इमेज होता है वो यहाँ पर दिखता है। एक्चुअल में वाटर का जो सोर्स है वो है यहाँ पर, लेकिन ये जो रेगिस्तान में, जब डेजर्ट इलाका में जाओगे तो ये अधिकतर
हो जाता है, ये उसको भ्रम हो जाता है कि बस, और ये ऐसे में चलते चलते सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद भी उसको नहीं होता है, और इसके कारण इसकी क्या हो जाती है, पानी ना पीने के कारण, भ्रम के कारण इसकी मौत हो जाती है। तो वो जो फिनोमेना होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इसको समझने से पहले एक वर्ड होता है, इसको क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है, सबसे पहला जो कंडीशन जो होता है, जो लाइट का हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, है ना। पहला जो कंडीशन है, लाइट जो हो डेंसर टू रेयरर मीडियम में होना चाहिए, है ना। अगर रेयरर टू डेंसर होगा तो नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका पहला कंडीशन यही है कि जो लाइट का जो प्रोपगेशन है किधर होना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम होना चाहिए, है ना। जैसे कि ग्लास से वाटर, ग्लास से क्या होना चाहिए, वाटर में, ना कि वाटर से ग्लास, क्योंकि ग्लास ज्यादा डेंसर है, वाटर कम डेंसर है। तो हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर लाइट का प्रोपगेशन है तो उसको बोल लेंगे। अब दूसरा जो कंडीशन होता है, ये ऐसे ही नहीं बता रहे भाई, इसको याद रखना है, पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे, टू अकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, और 4 को तुमको ऑप्शन देगा। अब तुम इसको नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो तुम एग्जाम में करेगा ढेंचू ढेंचू, है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन अभी बता रहे हैं, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस तो इसको सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते जाओ, तुमको सब समझा दूंगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। आंख मूंद करके अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सवाल आएगा, उसमें क्रिटिकल एंगल तुमको दिखेगा, डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब जैसे क्रिटिकल एंगल होता ही क्या है ना। देखो जब लाइट एक मीडियम से, जब डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करता है, जैसे मान लो डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर, यानी लाइट का जो क्या होगा, फॉर्मेशन, जो प्रोपगेशन होगा, प्रोपगेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लाइट, है ना। जो क्या होगा, जब एक बाउंड्री पे आएगा, है ना, तो जो बाउंड्री पे आएगा तो जो क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, वो इंसिडेंस का जो रिफ्लेक्टेड होता है ना, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, समझिए। और यहां पर एक 90 डिग्री का ऐसे हो जाता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एंगल ऑफ, जैसे जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इसको ऐसे समझो, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो जब लाइट जैसे इंसिडेंट्स रे क्या हो जाता है सॉरी, एक पॉइंट पे आने के बाद, जहां पे ये दोनों मीडियम का जो पॉइंट है वहां पर ये पैरेलल, यानी 90 डिग्री के एंगल पे चला जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर न आकर के 90 डिग्री का जब हो जाता है तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इसका क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा जब दो कंडीशन मीट होगा, है ना, तो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए कुछ ही लोगों को मृगमरीचिका का शिकार होता है। सब जो रेगिस्तान में जो रहता है, मान लो थार रेगिस्तान में जिसका घर ही है, जैसलमेर बाड़मेर में अगर जिसका घर है, तो उसको हमेशा नहीं होता है। जब तक ये दो कंडीशन नेचुरली, ये नेचुरल कंडीशन है, जब तक कभी कभी होता है ना, जब नेचुरली होगा। जैसे हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं, बादल से बारिश होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर बादल से बारिश ही हो। कुछ बादल तो आसमान में भी उजले बादल भी रहते हैं, काले बादल भी रहते हैं। बादल काला हो गया इसके बाद थोड़ी है कि हर बार बारिश ही होगा, ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरीके से जब तक ये दो कंडीशन मीट नहीं होगा तब तक हमारा क्या होगा एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक तुम भी कुछ पानी तुम लोग भी पी लो। चलो देखते हैं। तो तभी ये दो कंडीशन जब तक मैच नहीं करेगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का,
है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो इसके कुछ एप्लीकेशन, जो हमारा डायमंड होता है ना, हमारा जो डायमंड होता है, डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा, कोहिनूर, जो अंग्रेजवा लोग लेके चला गया है हम लोग से, है ना, मोदी जी बतिया रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। जो डायमंड होता है ना, डायमंड का जो इतना क्यों चमकता है, जो डायमंड का चमकने का मेन कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, ये सारा कुछ इसके एप्लीकेशन, इसका एग्जाम्पल है। और देखो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड इतना चमकता क्यों है, क्योंकि उसका शेप ही उस तरह से बना होता है ताकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए देखोगे कि कम से कम लाइट में भी, तुम डार्क में भी अगर हीरा को रखोगे ना तो वो चमकता हुआ तुम्हें दिखेगा। एक्चुअल में वो कम से कम लाइट में भी शाइन बहुत ज्यादा करता है बिकॉज ऑफ TIR। किसके कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। दूसरा है जो हम लोग ऑलरेडी बताए तुमको, मिराज का फॉर्मेशन किसके कारण होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा है भाई मेरे, है ना, एप्लीकेशंस ही बिहार में ज्यादा पूछा जाता है। जितने भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में साइंस अगर पूछेगा तो तुमसे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पूछेगा, वो तुमको साइंस के एप्लीकेशन पूछता है ना। तो ये ध्यान में रखना, मिराज का फॉर्मेशन। तीसरा क्या पूछेगा, है ना, शाइनिंग ऑफ एयर बबल, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, है ना, पानी में देखेगा। अरे तुम लोग वो देखा है, वो हम लोग बचपन में ना एक ऐसा मिलता था, उसमें शैम्पू डाल देते थे और ऐसा ऐसा गोल रहता था, उसको ऐसा करके बबल बनाते थे। जो पानी में जब तुम कपड़ा उपड़ा कभी धोता होगा, धोता ही है ना, हॉस्टल में लोग करता क्या है, कपड़ा ही तो धोता है, खाना बनाएगा, कपड़ा फिर धोएगा, घूमने जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ेगा और सो जाएगा। इसी कारण से तो 2-2 3-3 साल लग जाते हैं सिलेक्शन में, है ना। तो उसमें देखोगे अगर तुम कभी खुले में कपड़ा धो रहे हो या कपड़ा वॉश कर रहे हो तो उसमें देखना कभी कभी जो होगा ना, ये तुमको जब इस पे लाइट चलेगा तो ये तुमको बहुत ज्यादा इसका बबल चमकेगा। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन मेट हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। तो ये सारी चीजें में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होता है। और देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक तो और जो कारण है वो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज बताता हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी बताते हैं। हमारा जो सन होता है ना, जो हमारा सन होता है वो ऐसा कहा जाता है कि डूबने के बाद भी 2 मिनट दिखाई देता है, 2 मिनट तक दिखता रहता है ना। डूब पहले गया फिर भी अभी 2 मिनट दिख ही रहा है। उसी तरीके से जब उदय होता है उसका, तो अभी उदय भी नहीं हुआ लेकिन उसका इमेज हमको देखने लगता है ना। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा नहीं, ऐसा होता है ना, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है। देखो होता क्या है ना कि ये हमारा अर्थ है और ये हो हीरो हीरा लाल, आप, ये आप है, आपका जो आंख है उल्टा बना दिया मैंने, और ये हमारा सन है ना। और ये इसका हॉरिजन है, मतलब जहां हॉरिजन का मतलब जहां तक तुम्हारा नजर जा सकता है। देखो जब हॉरिजन के नीचे जब सन रहता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सनसेट हो गया। क्या हो गया, सनसेट हो गया। लेकिन चूंकि लाइट अभी भी आपके पास जा रहा होता है, इसलिए देखते हो सूर्य डूबने के बाद भी, सूर्य का सूर्यास्त भी छठ में देखा होगा, सूर्यास्त के बाद भी उजाला रहता है। ऐसा नहीं कि सूर्यास्त हुआ तो लाइट बंद, जैसा नहीं होता है कि लाइट बंद करो तो पूरा रूम में अंधेरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ऐसा नहीं कि सूर्य डूब गया, तुम देखोगे उस समय भी थोड़ा बहुत, शाम के समय भी क्या होता है, सूर्यास्त होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा दिन रहता ही है, मतलब उजाला रहता है। ऐसा नहीं कि सूर्य डूबने के बाद तुरंत पूरा रात हो जाएगा। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, है ना। देखो लाइट क्या होता है ना, यहां से तुम्हारे आंखों पे जा रहा है ना, तुम्हारे आंखों पे जा रहा है। तो चूंकि देखो अब ये भी क्या होता है, यहाँ पे भी TIR का कंडीशन मेट हो जाता है, इसीलिए तुम्हारे आंख को ना यहां से क्या होता है ना, एक एपरेंट इमेज सन का दिखता है, तुमको एक नकली सन तुमको दिखता है ना। तो तुमको लगता है कि अभी तक सूरज उगा हुआ है, एक्चुअल में वो डूब गया है, 2 मिनट तक तुमको ये दिखेगा उसी कंडीशन में। तो ये तो जब हमारा उदय अस्त है, वेस्ट में जाके सूर्यास्त होगा, जब जब सूर्य उगता है
जब सन राइज का समय होता है तभी भी सन अभी यहीं पे, अभी यहाँ पे आकर के इसके ऊपर आएगा तभी तो राइज बोलेंगे, अभी भी यहीं पे है। लेकिन तुम जब यहाँ से देखेगा तो तुमको ये जो एक एपरेंट इमेज देखने को मिलता है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी बोलते हैं। हमारा आसमान जो नीला है, चलो बता ही देता हूं, हमारा आसमान जो नीला है वो क्यों नीला है? बिकॉज ऑफ विब्जियोर। ये जो विब्जियोर है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना कि जो लाइट ज्यादा स्कैटर हो, से व्हाइट लाइट में अगर इसको दूर तक भेजा जाए, इसी को बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यही के कॉम्बिनेशन को तो क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं, है ना। इसी एक कॉम्बिनेशन को हम लोग व्हाइट लाइट बोलेंगे, है ना। तो ये सारा चीज जब होगा, इसकी जो स्प्लिट करेगा, जैसे यहाँ पे तुम देखो ये जो प्रिज्म है, जब व्हाइट लाइट यहाँ पे देखो नीचे में, ये जो प्रिज्म है जब स्पेक्ट्रम में जा रहा है लाइट तो क्या हो रहा है? ब्रेक हो जाता है। और जब इसको वापस प्रिज्म में डालोगे तो पुनः व्हाइट लाइट ऐसा बन जाता है। तो जो हमारा ये जो होता है, जो हमारा डेंसर मीडियम होता है, तो विब्जियोर जो वॉयलेट, ये जो 3 कलर है ना, सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। यह स्कैटर क्यों होता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, है ना, वो ज्यादा स्कैटर होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो कम स्कैटर होगा। एक बार फिर से सुन लो, जिसका वेवलेंथ, ये तो आई का आ गया ना, अभी देखो यहीं पे मैं बताता हूं। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, या बता देते हैं, जिसका अगर वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ लेमडा से बता चुके हैं, करते हैं डिनोट, वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, उसका स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्कैटरिंग कम होगा। इसीलिए तुम देखोगे रेड कलर को ट्रैफिक लाइट में यूज किया जाता है। क्यों? ट्रेन के सिग्नल में देखोगे या फिर ट्रैफिक लाइट, चाहे तुमको दूर से ही दिख जाए, है ना, कि रेड कलर तुमको कभी स्कैटर नहीं मिलेगा। रेड कलर इसीलिए दूर, जितना भी खतरे का निशान में होगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए ट्रैफिक लाइट को हमेशा रेड कलर में दिखाया जाता है। बिकॉज रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको दूर से भी देखोगे, लेकिन यही ब्लू कलर को दिखेगा तो ब्लू जो होता है, रास्ता में क्या होता है? व्हाइट लाइट यहां से चला लेकिन रास्ता में क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा जो आसमान है वो ब्लू दिखता है, नीला दिखता है ना, क्योंकि एक्चुअल में व्हाइट लाइट ही है, व्हाइट लाइट ही आ रहा है। बैंड ऑफ 7 कलर ही कंबाइंड रूप से, जिसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हुए आ रहा है। लेकिन पहुंचते पहुंचते तुमको यहाँ पर सिर्फ रेड लाइट दिखता है। इसीलिए तुमको सन सुबह और शाम में, चूंकि सन सवेरे और शाम में अर्थ से सबसे दूर होता है, इसीलिए सिर्फ रेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पाती है। इसीलिए हमको सन जो होता है क्या होता है? रेड दिखता है सुबह और शाम में, और हमारा आसमान नीला होता है। सब एक ही कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है। ब्लू लाइट स्कैटर हो गया तो आसमान नीला हो गया। रेड लाइट चूंकि सन इवनिंग में, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे देखो, जो मॉर्निंग होता है उसमें सन हमारा, ये हमारा अर्थ है, ये सन हमारा बहुत दूर हो जाता है। और यहां से जब लाइट हम अर्थ पे आ रहा है तो रास्ते में क्या हो रहा है? ब्लू लाइट यानी विब्जियोर, ये जो विब्जियोर वाला है ना, ये विब्जियोर, ये जो तीनों लाइट होता है, देखो तीनों एक ही जैसा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों एक ही जैसा होता है। ये सब स्कैटर हो जाता है। इसीलिए जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमको आसमान क्या दिखता है? नीला दिखता है ना। और सुबह में और शाम में जो हमारा सन होगा लाल दिखेगा। लेकिन वही सन जब दोपहर में आएगा तो डिस्टेंस और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, इसलिए तुमको गर्मी ज्यादा लगती है ना। वो गर्मी जब ज्यादा लगती है हमारा, तो उसमें होगा क्या? और वहां पे जो हमारा डिस्टेंस अब कम गया है ना, डिस्टेंस कम जाने के कारण इसीलिए तुम देखेगा वहां पर जो सन, जब सन रहेगा पूरा व्हाइट दिखेगा, ना लाल दिखेगा ना ऑरेंज दिखेगा, कुछ जैसा नहीं, पूरा सन जैसा अपने फुल एक्शन में दिखता है। वहां पे हीट भी तुमको ज्यादा है ना, अगर धूप भी बहुत ज्यादा तेज होगा। और अगर बिकॉज ऑफ द क्या होता है, जब सन हमको एपरेंट पोजिशन क्या होता है, सन इधर से उगता है, ईस्ट से उगेगा, इधर जाके डूब जाता है। एक्चुअल में तो ये एपरेंट कंडीशन है, एक्चुअल में तो सन तो स्टेबल है अपने जगह पे हमारे रेफरेंस में, है ना। लेकिन ये क्या है? अर्थ करता है, तो हमको दिखता है कि अर्थ, सन, सूरज डूबा, उगा और इधर से डूब गया। तो एक्चुअल में होता है क्या? दूरी के कारण। इसीलिए हमारा जो सुबह में और शाम में जो सूरज है वो लालिमा उसमें रहेगा, उसमें क्या रहेगा? लालिमा रहेगा। और जो दोपहर का में होता है वो क्या होता है? वो हमारा
जो वाइट लाइट दिखेगा। इसीलिए सूरज दोपहर 2 बजे या 1 बजे हमेशा वाइट दिखेगा, लेकिन वही सूरज 5 बजे या सुबह के 5 बजे तुम जब देखोगे तो वो लाल दिखता है। होप तुमको ये समझ में आया होगा। ये भी होता है, इसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर दे देगा तुम वो ऑप्शन टिक मारेगा, अगर नहीं देगा तो TIR का कंडीशन भी मेट होने के कारण इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी क्या करते हैं? साइन करते हैं। अब एक जो और चीज है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो एक एप्लीकेशन है, जो आजकल जो तुम ये देखता है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर में ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही यूज होता है। इसलिए तुम देखोगे जो तुम्हारा केबल है होगा, जो डेटा केबल जो होता है, जैसे तुम्हारा इंटरनेट चलता है RJ45, तुम लोगों ने पता नहीं नाम सुना होगा, जो इंजीनियरिंग हो बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा, है ना। RJ45 जैसे डेटा केबल होता है ना, टावर वाला जो डेटा होगा हमेशा देखो अंडरग्राउंड चलेगा, ये ऊपर नहीं चलता है। वो हमेशा देखोगे जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला होगा, वो सब जानता होगा, वो हमेशा अंडरग्राउंड और एक मोटा सा पाइप में वो रहेगा, वो प्लास्टिक का पाइप रहता है और उसमें ये केबल रहता है। बिकॉज ये जो केबल होता है ना यार, ये केबल में एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर होता है। और उसमें क्या लगा रहता है, ये केबल को अगर तुम क्रॉस सेक्शनल देखोगे तो यहाँ पर क्या लगा देगा, यहाँ पर ग्लास लगा देता है और डेटा को लाइट के फॉर्म में भेजता है। और ये ऐसे ऐसे कर करके, इसीलिए ये और लाइट बहुत फास्ट मूव करता है, इसीलिए डेटा का जो कनेक्शन है वो, इसीलिए इंटरनेट बहुत तेज चलेगा। इसीलिए तुम देखेगा कि अगर तुम केबल लगा लिया कंप्यूटर में, जो तुम्हारा वाईफाई राउटर से निकला केबल, उससे देखोगे तो उससे नेटवर्क तुम्हारा ज़्यादा तेज होगा, लैन कनेक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये लैन कनेक्शन में हमको ये क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर से डेटा ट्रांसफर बहुत स्पीड में होता है ना। इसीलिए देखोगे ये सारा केबल को बहुत प्रोटेक्शन के साथ जमीन में गाड़ा जाता है, इसको पोल पे बिजली के जैसा मत नहीं टांगता है ना। तो ये सारे चीजें हैं, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो बंदा होगा उसको पूरा अच्छे से पता होगा, लेकिन तुमको भी एग्जाम में ये पूछता है तो तुमको बस ये ध्यान में रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर में कहाँ कहाँ यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर में किसका किसका डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। इंटरनल साइट में भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें तुमको समझ में होप आ गई होंगी। तुमको अगर कोई भी दिक्कत है तो तुम कमेंट में जरूर बताना। बाकी हम लोग अभी इसका एक छोटा सा और भाग ये अभी देख लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। आज इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम लोग इसको खत्म करेंगे, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का इसको कंपोनेंट कलर में टूटना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो है ना, टूट गया। ऑलरेडी हम तुमको ये समझा चुके हैं, सन का उदय होना 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले, है ना। ये तुम्हारा आसमान का नीला होना, आसमान का जो स्काई कलर ऑफ, ब्लू कलर ऑफ स्काई है ना, ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है, ब्लू कलर स्काई। तुम्हारा सन दोपहर में क्यों वाइट दिखता है, सन वाइट का कंडीशन। तुम्हारा जो सन जो है सुबह शाम लाल क्यों दिखता है, ऑरेंज टाइप का क्यों दिखता है, सब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। होप तुमको ये अच्छा लगा होगा, है ना। इसके बाद लेंस एंड ह्यूमन आई हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। तुम इसको पढ़ने के बाद तुम देखना जाकर के BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, तुम 100% इसको मार पाओगे, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तुमको समझा दिया हूं। अब बस एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, ह्यूमन आई और लेंस। लेंस और ह्यूमन आई, लेंस एंड ह्यूमन आई जो है इसका पार्ट 3 जो भी वीडियो आएगा उसमें तुमको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो तुम लोग सपोर्ट करो, उसको सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों में, अपने भाइयों बहनों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर करो इस वीडियो को, है ना, ताकि ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे और बढ़िया से बढ़िया तुमको कंटेंट दे सकूं, है ना। हमारी टीम इस पर लगभग काम कर रही है।
एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 आएगा, उसका पार्ट 3 देख लेना, है ना। पार्ट 3 जब तक नहीं देखोगे तब तक ये छोटा सा चीज तुमको, थोड़ा सा लाइट के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो तुम इसको एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।